गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने जो चैप्टर नंबर 12 जो कि आपकी बुक में चैप्टर नंबर 9 है, ये हमने स्टार्ट किया था और इसमें हमने ये पढ़ा था कि घर्षण एक बल है जो कि संपर्क बल है। ठीक है, तो इसे संपर्क बल इसलिए कहा क्योंकि संपर्क बल में दो वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में आने की आवश्यकता होती है, उसी कारण वो बल लगा पाएंगे। ठीक है, जब तक वो संपर्क में नहीं आएंगे वो बल नहीं लग पाएगा, इसलिए इसको संपर्क बल कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि गाड़ी को स्लो करने के लिए, चलती हुई चीज़ को रोकने के लिए और किसी वस्तु को चलायमान करने के लिए हम उस वस्तु पर बल लगाना होता है और वो वस्तु जिस सतह के ऊपर कार्य कर रही है, चल रही है, उससे लगने वाले बल को घर्षण बल कहा है। और घर्षण बल हमेशा दो सतहों के बीच लगने वाला बल होता है और साथ में घर्षण बल हमेशा विपरीत दिशा में लगेगा। जिस दिशा में वस्तु की गति है उसके विपरीत हमेशा घर्षण बल लगेगा। ठीक है, और इसी कारण से जो गति है वो हमेशा घर्षण बल के कारण कम ही होगी, बढ़ेगी नहीं। ठीक है, और घर्षण को प्रभावित करने वाले कारकों में हमने क्या देखा कि जब ईंट को आपने किसी धागे से पकड़ के खींचा तो ज़्यादा जोर लगा, लेकिन जब उसको किसी प्लास्टिक बैग से रैप कर दिया गया तो फिर उस पर बल कम लगा। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो हमारा जो सरफेस है, जितना मर्जी चिकना क्यों ना दिखाई दे, आपको उस पर कुछ ना कुछ अनियमित जरूर मिलेंगी और ये घर्षण बल इन्हीं अनियमितताओं के कारण उत्पन्न होता है। क्योंकि जब दो सतहें आपस में संपर्क में आएंगी तो इन अनियमितताओं के बीच में क्या हो जाएगा? बॉन्डिंग हो जाएगी, ऐसे जिसे हम अंतः बंधन कहते हैं। तो घर्षण दो सतहों की अनियमितताओं के अंतः बंधन के कारण उत्पन्न होता है। तो जितनी ज़्यादा अनियमितताएं होंगी उतना ही ज़्यादा अंतः बंधन होगा और उतना ही ज़्यादा घर्षण बल लगेगा। ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया था। तो जो हम सतह को जितना ज़्यादा चिकना करेंगे उस पर बल उतना कम लगेगा, ये आपको पता है कि चिकनी सतह पर क्योंकि अंतः बंधन कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि अनियमितताएं भी कम होंगी, इसलिए। तो अगर सतह खुरदरी हो तो बल ज़्यादा रहेगा, घर्षण बल ज़्यादा रहेगा, और जब सतह चिकनी होगी तो घर्षण बल अनियमितताओं के कम होने के कारण कम हो जाएगा। ठीक है, आज एक बात और देखते हैं कि जब हम किसी रुकी हुई वस्तु को, मान लीजिए हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर रखा हुआ, अब ये भारी है, ठीक है, फर्श के ऊपर रखा हुआ है। अब यहाँ से आप इसको धक्का दे रहे हैं, ठीक है, तो आपको जोर लग रहा है इसको धक्का देकर चलाने के लिए, लेकिन जैसे ही ये ऑब्जेक्ट चलने लग जाएगा तो आप देखेंगे कि अब उतना बल नहीं लगाना पड़ रहा जितना पहले लगाना पड़ रहा था। ठीक है, जितना बल पहले लगाना पड़ रहा था अब उतना बल आपको नहीं लगाना पड़ रहा। ठीक है, तो ये जो स्थिर अवस्था में जब ये ऑब्जेक्ट था, जब ये स्थिर अवस्था में था, तब जब हम इसको धक्का दे रहे थे तो इसके ऊपर घर्षण बल लग रहा था ज़्यादा, जिसके कारण हमें बल भी ज़्यादा लगाना पड़ रहा था। तो इस प्रकार जो ये घर्षण स्थिर वस्तु पर लगा है उसको हम कहते हैं स्थैतिक घर्षण। इसे हमने कहा स्थैतिक घर्षण। और जब हम इसको मोशन में ले आते हैं, जब ये वस्तु चल पड़ती है, तब इसका घर्षण कम हो जाता है। जब ये गतिशील हो जाएगी तब जो घर्षण बल लगेगा वो कम हो जाएगा। इसलिए अब जब हमें बल लगाना पड़ रहा है उस वस्तु पे जो पहले से चली हुई है, उस वस्तु पर लगने वाले घर्षण बल को हम कहते हैं सर्पी घर्षण। तो दो तरह के घर्षण होंगे। पहले जब वस्तु रुकी है तो उस पर जो घर्षण बल लग रहा है वो है स्थैतिक घर्षण, जो कि ज़्यादा होता है, इसलिए उसको चलाने के लिए हमें बल भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। लेकिन जब वस्तु चल पड़ी है तब उस पर घर्षण बल कम हो जाता है, इसलिए हमें बल भी कम लगाना पड़ेगा। ठीक है, और देखिए कोई ऑब्जेक्ट कब चलेगा? इधर से बल लग रहा है, इधर से बल लग रहा है, ठीक है, इधर से 10 न्यूटन बल है, मान लीजिए घर्षण बल 10 न्यूटन है और आपने भी 10 न्यूटन का बल लगाया,
तो अपोजिट डायरेक्शन में जब बल लगते हैं तो माइनस हो जाते हैं, तो नेट बल कितना हो गया, 0 न्यूटन। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है इस केस में, और ये वस्तु कहीं भी मूव नहीं कर पाएगी। ठीक है, ये वस्तु अब मूव नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो अगर हमें वस्तु को गति में लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक ओर से बल अधिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो किसी वस्तु को अब अगर आपने इसको चलाना है, गतिशील करना है, तो आपको कितना बल लगाना पड़ेगा, घर्षण बल से ज़्यादा। ठीक है, अगर आप घर्षण बल से ज़्यादा बल लगाएंगे तभी वस्तु गतिशील होगी। ठीक है, तो अब ये अगर स्थिर अवस्था में था तो हमें कितना बल लगाना पड़ेगा, स्थैतिक घर्षण से ज़्यादा, स्थैतिक घर्षण की जो माप है उससे ज़्यादा। तो हमने जितना बल लगा वस्तु को गतिशील कर दिया, हम उसी को स्थैतिक घर्षण की माप कह देंगे। ठीक है, कि हमने 10 न्यूटन तो इधर से बल लग रहा था, 10 न्यूटन हमने लगाया तो वस्तु नहीं चली। जैसे ही 10 से थोड़ा सा ऊपर गया, 10.5 या जो भी, तो वस्तु चलने लग पड़ी। अब जब वस्तु चलने लग पड़ी तो उसी को हम स्थैतिक घर्षण की माप कह देंगे। चाहे 10.5 को कहें तो ऑलमोस्ट ये 10 के बराबर ही, क्योंकि 10.1 भी होगा तो भी वस्तु चल जाएगी। इसलिए हम इसी को, जब ये वस्तु चल पड़ती है तब कितना बल लगा है, उसी को स्थैतिक घर्षण का माप कहते हैं। जितना बल लगाने पर, जितना बल लगाने पर स्थिर वस्तु गतिशील हो जाए, ठीक है, उसे ही स्थैतिक घर्षण का माप कहेंगे। अब दूसरी अवस्था में क्योंकि वस्तु गतिशील है, चल रही है, तो घर्षण बल जो 10 न्यूटन था वो उससे कम हो गया, मान लीजिए वो रह गया अब 8 न्यूटन। ठीक है, तो अब आपको बल कितना लगाना पड़ेगा, 8 न्यूटन से थोड़ा सा ज़्यादा, उतना बल नहीं लगाना पड़ेगा, मतलब कम लगाना पड़ेगा। तो इस केस में जब ये सर्पी घर्षण, तो सर्पी घर्षण क्या रहेगा, उसकी माप क्या रहेगी, जितना बल इस वस्तु को गतिशील बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ठीक है, जितना बल वस्तु को, गतिशील वस्तु को, ठीक है, गतिशील वस्तु को गतिशील बनाए रखने के लिए, आवश्यक है, उसे हम क्या कहेंगे, सर्पी घर्षण का माप, सर्पी घर्षण का माप कह देंगे। ठीक है, तो अब आपके पास प्रश्न आएगा कि कौन सा बल ज्यादा रहेगा, सर्पी घर्षण या स्थैतिक घर्षण। तो आपको पता है स्थैतिक घर्षण हमेशा ही ज्यादा रहेगा, ज्यादा रहेगा। ठीक है, अब ये क्यों ज्यादा रहेगा, प्रश्न तो ये आता है कि आखिर ये जब वस्तु स्थिर अवस्था में थी तो घर्षण बल ज्यादा, और जब वस्तु चल रही है तो घर्षण बल कम क्यों। हमें पता है घर्षण बल क्यों उत्पन्न होता है। घर्षण बल एक तो लगता है दो सतहों, एक तो संपर्क बल है ना, संपर्क बल है, और लगेगा कि कब, दो सतहों के बीच, दो सतहों के बीच। और कैसे लगेगा, अनियमितताओं के अंतर्बंधन के द्वारा, अनियमितताओं के अंतःबंधन से। ठीक है, तो अब हम यहां पर देखेंगे कि जब हम वस्तु को स्थिर रख रहे हैं, तो देखिए इस केस में लेते हैं पहले। अब आप देखेंगे कि मान लीजिए ये हमारे पास फर्श के अनियमितताएं हैं, और अब जब इस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, वो स्थिर अवस्था में है, तो इसमें पूरी तरह से उसका अंतःबंधन जितना होना चाहिए उतना हो चुका है। तो अब ये मैक्सिमम हो गया है, मैक्सिमम इंटरबॉन्डिंग हो चुकी है, अपने इंटरलॉकिंग हो चुकी है, मैक्सिमम इंटरलॉकिंग हो गई है। ठीक है, अब आप सोचो दो इस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, उनको आपस में पूरा फिट कर दिया है, तो फिर उनको अलग करना थोड़ा उसमें बल ज़्यादा लगेगा। ठीक है, लेकिन जब वस्तु चल रही है तो अभी भी कुछ तो अंतःबंधन होना है, लेकिन अभी वो थोड़ा ऊपर ऊपर रहेगा, उसको समय नहीं मिल पाएगा, समय कम है
क्योंकि वस्तु गतिशील है, तो अब समय कम है जिसके कारण अंतःबंधन पूरा नहीं हो पाएगा। गतिशील वस्तु में अंतःबंधन पूरा नहीं हो पाएगा, जिसके कारण घर्षण बल भी कम रहेगा। ठीक है, और इसी कारण चलती हुई वस्तु को चलाए रखने के लिए हमें कम बल की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें आप पढ़ो और इससे रिलेटेड आपकी जो भी बुक की एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं उनको समझो और अपनी नोटबुक पर नोट करके मुझे अपने शब्दों में लिखना है, गाइड से नहीं करना है। जो आपको समझ आया है उसी आधार पर आपने इनके आंसर्स करने हैं। ठीक है, आपने कहीं से देखना नहीं है, कहीं से आप बुक का सहारा ले सकते हो लेकिन गाइड का सहारा नहीं लेंगे। अपने शब्दों में उत्तर लिखेंगे और फिर मुझे शाम तक जो है अपना अपना होमवर्क भेज देंगे। सभी बच्चे भेजेंगे, पिछली बार एक भी बच्चे ने होमवर्क नहीं भेजा है आपने। आज मुझे सबका होमवर्क मिलना चाहिए, नहीं तो पर्सनली एक एक बच्चे को कॉल करके उनके पेरेंट्स को पूछूंगा कि क्यों होमवर्क नहीं भेज रहे। ठीक है, हाँ, कुछ बच्चे तो स्पोर्ट्स में गए थे, अब आ चुके हैं। जो स्पोर्ट्स में नहीं थे उन्होंने भी भेजे। आज शाम तक पूरा यहाँ तक दोनों वीडियोज़ अच्छे से देखने हैं, समझने हैं और आपने मुझे होमवर्क आज शाम तक भेजना है। ठीक है, चलिए ठीक है, आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू।